नमस्कार दोस्तों। अपन यहाँ क्लास 6 के जो आरबीएससी बोर्ड की बुक है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसमें अपन ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे आज अपन जो पढ़ेंगे वो अपना 4th चैप्टर होगा। और जिसके अंदर देखो जो चीजें दे रखी है ना वो है अपने राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। यानी राजस्थान के जितने भी प्राचीन सभ्यता स्थल है ना उनके बारे में यहाँ चैप्टर में दे रखा है। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसके अंदर जितने भी आपके प्राचीन सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से सभ्यता स्थल है। तो यहाँ देखो ऊपर से शुरुआत करते हैं तो हनुमानगढ़ है यहाँ पे। हनुमानगढ़ में आपकी कालीबंगा आती है, पीलीबंगा, रंग महल और बड़ा पोल। ये जो 4 सभ्यताएं हैं ना ये आपके एनसीईआरटी में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दे रखी हैं। फिर यहाँ पे नीचे दे रखा है आपका बीकानेर। बीकानेर के अंदर आपकी दे रखी है सोती सभ्यता। और अपन यहाँ से अगर राइट साइड में चलेंगे ना तो यहाँ आएगा झुंझुनू। झुंझुनू में दे रखी है आपकी सुनारी सभ्यता। और झुंझुनू से जैसे सिक्कर आएंगे तो सिक्कर में मिलेगी अपने को गणेश्वर सभ्यता। और सिक्कर से अपन थोड़ा सा और राइट में चलेंगे तो यहाँ आएगा अपना कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड में अपने को मिलेगा बैराठ। भरतपुर में देखो अपन जाएंगे ना तो अपने को यहाँ पे मिलेगी दर सभ्यता। इसके बारे में अधिकतर जो टीचर है ना वो अपने को नोट्स में नहीं लिखाते हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में अगर ये दे रखा है ना तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिर अपन ढूंढते फिरेंगे कि दर सभ्यता कहाँ थी। तो यहाँ भरतपुर के अंदर अपनी दर सभ्यता दे रखी है। फिर इसके नीचे जैसे आते हैं ना टोंक है ना, टोंक में 2 दे रखी है आपकी, एक दे रखी है रेड और एक दे रखी है आपकी नगर सभ्यता। ये 2 आपकी टोंक में दे रखी हैं। और जैसे टोंक के बाद में अपन भीलवाड़ा में आते हैं तो भीलवाड़ा में देखो यहाँ बागौर सभ्यता दे रखी है। और यहाँ पे जैसे भीलवाड़ा के नीचे आएंगे तो राजसमंद है, राजसमंद में गिलुंड दे रखी है। और उदयपुर में दे रखी है आपकी आहार सभ्यता। और यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ है ना इसमें दे रखी है आपकी नगरी सभ्यता। और लास्ट में जो बाड़मेर है ना इसमें दे रखा है अपना तिलवाड़ा वाला। तो ये अपने जो सभ्यता स्थल है ना सभ्यता के प्राचीन केंद्र हैं राजस्थान के, तो इनको एक बार जरूर देख के जाना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो सभ्यता का परिचय पढ़ते हैं कि सभ्यता के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ है कि मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करता है तो सभ्यता का विकास होता है। मतलब खुद के बारे में सोचना बंद कर दो और दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करो तो वहां से सभ्यता डेवलप होने लगती है। फिर आता है कि समूह में रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति है ना वो विकसित होती है कि अपन एक ग्रुप में रह के कैसे ग्रुप मतलब ग्रुप में रह के काम कैसे कर सकते हैं। वो जो प्रवृत्ति विकसित होती है ना वो अपनी सभ्यता की वजह से होती है। वो दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं ना तभी होती है। उसके बाद दे रखा है कि समय के साथ अनेक सभ्यताएं विकसित हुई हैं और कुछ समाप्त भी हो गई। अनेक सभ्यताएं विकसित हुई थी और अधिकतर सभ्यताएं हैं वो नष्ट भी हो चुकी हैं। राजस्थान में भी अनेक प्राचीन सभ्यता स्थल के अवशेष है ना वो प्राप्त हुए हैं जो मैंने आपको अभी मैप में बताए हैं। वो प्राचीन सभ्यता स्थल है सारे के सारे। तो यहाँ पे उनके अवशेष मिले हैं अभी। कभी कहीं पे खुदाई होती है तो वहां से मिलता है, कभी कोई जगह खुदाई करते हैं तो वहां से मिलता है। उसके बाद देखो जो चीज दे रखी है ना वो है कि प्रारंभिक मानव व प्रस्तर युग है ना उसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी। कि प्रस्तर युग क्या था, प्रारंभिक मानव है वो क्या करता था, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। प्रारंभिक मानव का लिखित इतिहास है ना वो अपने यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उनकी लिपि है ना वो अपने उपलब्ध नहीं है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अपन को जानकारी मिलती है। भाई जब लिपि नहीं है तो जहां पे अपन सभ्यता स्थल जहां पे अपन खुदाई करते हैं जो चीजें वहां से निकलती हैं उन्हीं को देख के अपन एक स्टडी करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की सभ्यता रही होगी, किस प्रकार के लोग रहे होंगे और कितने टाइम पहले ये सभ्यता थी। क्योंकि लिपि वगैरह तो है नहीं। उसके बाद आता है कि पत्थर के जो औजार, आवास स्थल, अनाज, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र, हड्डियां और अन्य वस्तुएं होती है ना वो वहां से प्राप्त होती हैं अपने खुदाई में। और उन्हीं को देख के अपन सभ्यता स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कारण इस काल को प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग क्यों कहा जाता है इसका एक सीधा सिंपल आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि इस काल में जितने भी हथियार वगैरह जितनी भी चीजें होती थी ना वो पत्थर की बनी हुई होती थी। मतलब उस टाइम पे अपने धातु का यूज कम था और पत्थर की चीजें ज्यादा थी। तो पत्थर की चीजें बनने की वजह से इसको प्रस्तर युग का नाम दिया गया। अब आगे चलते हैं। आगे देखो दे रखा है कि प्रस्तर युग की विशेषताएं क्या है। प्रस्तर युग तो था वो ठीक है, लेकिन उसकी विशेषताएं भी तो होगी ना। तो ये कह रहा है कि मानव शिकार एवं कंदमूल पर उस टाइम पे निर्भर था। मानव या तो शिकार करके पेट भरता था या अपने जो कंदमूल है जंगल से वो खा के अपना भरण पोषण वो करता था। पत्थरों के औजार बनते थे। अभी आपको बताया कि पत्थरों के जो औजार होते थे उससे वजह से इस युग को प्रस्तर युग कहते थे। उसके बाद देखो कि नदी घाटियों और शैलाश्रयों में इसके प्रमाण मिले हैं। जैसे बनास नदी, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदी घाटी है ना यहाँ पे इन शैलाश्रयों में इनके प्रमाण मिले हैं
कि मानव शिकार करता था, पत्थर मिले हैं या पत्थरों के औजार मिले हैं, ये सारी चीजें शैलाश्रय है ना, गुफाएं हैं, वहां पे मिली हैं। राजस्थान में कई स्थानों से प्रस्तर युग के उपकरण है ना, वो प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस जो ये जो सभ्यता का जो युग था ना, उसको अपन प्रस्तर युग बोलते हैं। उसके बाद में अपना यहाँ पे दे रखा है कि ताम्र कांस्य संस्कृति है ना, उसके बारे में दे रखा है कि ताम्र और कांस्य की जो संस्कृति थी वो क्या थी। पत्थरों के बाद धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सबसे पहले प्रस्तर युग आया था, उसके बाद धातु युग आ रहा है, और धातु में ताम्र कांस्य संस्कृति है ना, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले धातु में जिसका यूज हुआ था ना, वो था अपना तांबा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु में सबसे पहले जो यूज हुआ था ना, वो कौन सी धातु थी, तो वो थी अपनी तांबा। कृषि एवं पशुपालन का विकास हुआ। भाई पहले क्या था, शिकार करते थे, कंदमूल इकट्ठे करते थे, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता डेवलप हुई, जैसे इवॉल्व होती गई, आगे लोगों को मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें जानकारी होती गई, और वो उन सब चीजों को छोड़ के कृषि पे, पशुपालन पे, उन पे निर्भर होने लग गए। फिर आता है कि कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, इनके प्रमुख केंद्र हैं उस टाइम के। देखो यहाँ पे युग की बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका प्रस्तर युग था, उसके बाद ताम्रकांस्य युग आया, उसके बाद आपका लोह युग आया। तो अगर अवशेषों की बात करें ना, कि खुदाई में अवशेष जो मिले हैं वो किस हिसाब से मिले हैं, तो प्रस्तर युग, उसके बाद आपके ताम्रकांस्य युग, और उसके बाद मिला आपका लोह युग, उसके अवशेष मिले हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये याद रखना, ये जो क्रम है ना, इनका सीक्वेंस है, इसको बिल्कुल याद रखना कि प्रस्तर युग के बाद ताम्रकांस्य युग आया था, और उसके बाद आपका लोह युग आया था। तो यहाँ पे ताम्रकांस्य संस्कृति है ना, इसमें आपकी ये सारी चीजें दे रखी हैं। उसके बाद जो दे रखा है वो है आपका, देखो यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है ना, उनका एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बस याद रखो, थोड़ा वो देख लो, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। उसके बाद आपकी आती है कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता में देखो क्या क्या दे रखा है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी है ना, इसी को वो दृष्टद्वैतीय नदी वो बोलते हैं, और सरस्वती नदी है ना, वो बोलते हैं। यानी घग्गर नदी के ही दोनों नाम है, इसको दृष्टद्वैतीय नदी बोलते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरस्वती नदी बोलते हैं। यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, जो अपन अभी मैप में देख के आए हैं। सिंधु सभ्यता का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का नगर मिला है। भाई इसको क्यों सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता है ना, उस काल का एक महत्वपूर्ण नगर मिला है। तो उस वजह से इसको सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बोलते हैं। उसके बाद में इसकी पहचान किसने की, तो पहचान करने में नाम आता है आपके अमलानंद घोष का। और अगर उत्खनन कराने की बात आए कि कालीबंगा सभ्यता, उसका उत्खनन किसने करवाया था, तो वहां पे आपका आता है डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे है, और सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र क्यों बोलते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे उत्खनन से अनेक अवशेष मिले हैं, वो आपको पता ही है, कहीं भी उत्खनन करो आपको अवशेष तो मिलेंगे। फिर आता है आपकी घग्गर नदी के दो नाम दे रखे हैं, दृष्टद्वैती नदी और आपकी सरस्वती नदी। अमलानंद घोष हैं, उन्होंने इसकी पहचान की थी, और उत्खनन का जो कार्य करवाया था ना, वो आपका डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। उसके बाद में जो आपका दे रखा है, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं दे रखी हैं कि कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या मिला था, क्या क्या चीजें थी, किस टाइप की कालीबंगा सभ्यता थी, उसके बारे में जो विशेषताएं है ना, वो दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो ये दे रखा है कि सुव्यवस्थित नगर योजना बोलिए, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर की योजना के समरूप है। भाई सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक अपन को नगर मिला था। फिर जो नगर की योजना है ना, वो भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के समरूप मिली है। तो सुव्यवस्थित नगर योजना थी, पक्की और कच्ची ईंटों का मकान मिले हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं जो समकोण पे काटती थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिली है, और ईंट और लकड़ी है ना, उसके नालियां मिली है। अगर लकड़ी की बात करो ना अब, तो ये कालीबंगा सभ्यता है, एकमात्र सभ्यता है जहां से लकड़ी की नालियां मिली है। इसको आप याद रखना, इस फैक्ट को। नगर दुर्ग और निचले नगर में विभाजित था। नगर है ना, वो दुर्गों में, और निचला नगर, मतलब एक दुर्ग होता था जो टीले पे होता था, और एक निचला नगर होता था जिसमें आम नागरिक रहते थे। और जो नगर वाला, जो टीले वाला होता था ना, वहां पे शासक लोग है ना, वो रहते थे, जो उच्च वर्ण में होते थे, उच्च शासक वर्ग में होते थे, वो वहां रहते थे, और निचले में कॉमन जो लोग हैं वो रहते थे। अब दूसरा टीला है ना, उसमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि कालीबंगा में दुर्ग के अवशेष मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो मिले हैं, और दूसरा जो टीला था ना, उससे मिले हैं।
तो इसको याद कर लेना, एक लकड़ी की जो नालियां है ना इसको याद कर लेना, और एक जो चौड़ी सड़कें थी, पक्की और कच्ची ईंट थी, इनको ध्यान में रखना। अग्निकुंड के अवशेष मिले, ये क्या करते हैं कि आपको ऑप्शन में ना 4 ऑप्शन में 3 में दे देंगे और एक में कोई और सभ्यता का डाल देंगे, और फिर बोलेंगे कि भाई इनमें कौन सा नहीं है। तो वहां पर ये जो वर्ड है ना, ये आप नोट्स बना सकते हो, उसमें आप बिल्कुल है ना शॉर्ट नोट्स होते हैं ना उसके टाइप में इनको लिख सकते हो कि अग्निकुंड मिला है, योजनाबद्ध सड़कें और मकान मिले हैं, यहीं पे आप नगर दुर्ग मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली हैं, चौड़ी सड़कें मिली हैं, पक्की और कच्ची ईंट है ना उनके मकान मिले हैं, और सुव्यवस्थित नगर योजना मिली है। तो इनको आप 4-5 पॉइंट बना के अगर लिख लोगे ना तो रिवीजन में आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है कालीबंगा से जो उत्खनन किया था वहां से अवशेष क्या क्या मिले। अग्निकुंड मिला है, अभी पढ़ा है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांस्य का दर्पण मिला है, कांच की मणियां मिली हैं, खिलौने और तांबे का बैल मिला है। इसको आप याद रखना। तांबे का बैल है ना, अपन जब कालीबंगा की बात करते हैं ना और अगर तांबे का नाम सुनते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज को इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं यार कालीबंगा में तांबा थोड़ी होगा, तांबा तो गणेश्वर में था, आहड़ में था, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं उस टाइम पे, लेकिन कालीबंगा का नाम नहीं आता है। तो यहाँ पे ये देखना कि तांबे का बैल अगर आ जाए ना ऑप्शन में तो वो तांबे का बैल आपका कालीबंगा के उत्खनन से मिला है, इसको याद रखना। फिर वो लिखा है कि मोहरें मिली हैं, आभूषण मिले हैं, कृषि के प्रमाण मिले, जोती हुई कृषि भूमि के प्रमाण मिले, ये याद रखना। जुता हुआ खेत या जोती हुई जो कृषि भूमि के प्रमाण मिले हैं ना वो आपके कालीबंगा से मिले हैं। या तो कृषि के प्रमाण पूछ लेगा या जुता हुआ खेत पूछ लेगा, तो उसके प्रमाण आपके कालीबंगा से मिले हैं। गाय के मुख मुख वाला जो मृद भांड है ना वो प्राप्त हुआ है, एक प्याला है जो गाय के मुख के जैसा है, वो कालीबंगा से मिला है उत्खनन में। हाथी दांत का कंघा, मनके, ये सब मिला है। और अगर पतन की बात करें ना कालीबंगा की, तो ऐसे बोलते हैं अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि नदियों का पानी सूख गया होगा इसलिए यहाँ से चले गए, जलवायु का परिवर्तन हुआ होगा, मतलब जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए तो वो सभ्यता वो सारी की सारी बाढ़ में या मलबे में दब के वो नष्ट हो जाए। या फिर बोलते हैं कि मरुस्थल है ना वो बढ़ गया होगा। भाई मरुस्थल अगर बढ़ा तो नदियां सूख गई, परिस्थिति की जो कंडीशन होती है वो इतनी मतलब विपरीत हो गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया, तो उस वजह से पतन हो गया। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन आपको ये 3 चीजें तो याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीनों चीजें दे रखी हैं। उसके बाद में आपको यहाँ दे रखा है देखो आहार सभ्यता, और आहार सभ्यता में सबसे पहले तो आप ये देखना कि तांबे का पात्र मिला है। मैंने अभी बोला ना कि तांबे का बैल आपको कालीबंगा में मिला है, उसको याद रखना है क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है। तांबे का पात्र आहार में मिला है ये अपन फिर भी सही कर देंगे, लेकिन कालीबंगा वाला जो तांबे का बैल है ना वो उस टाइम पे दिमाग से चलना शुरू हो जाएगा और निकल जाएगा दिमाग से, वो बैल पता नहीं कहाँ जाएगा फिर। यहाँ पे तांबे का पात्र मिल गया, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे का टुकड़ा मिला है, तांबे की छुरी मिली है। तो आप एक चीज तो गांठ बांध लो कि आहार सभ्यता में तांबा बहुतायत में था, कालीबंगा से तो ज्यादा था। यहाँ पे देखो आहार सभ्यता के बारे में और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ये देखो ये दे रखा है कि पहली बात तो आहार सभ्यता थी कहाँ, तो ऐसे बोलते हैं कि ये उदयपुर के निकट थी। नदी पूछ ले कौन सी नदी के किनारे थी, तो बेडस नदी के किनारे थी। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये संस्कृति मतलब किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो भाई ये ताम्र का संस्कृति है ना उसका प्रमुख केंद्र था। पहले ये ताम्रवती है ना इसको ये बोला जाता था, ताम्रवती ये बोला जाता था। फिर कहते हैं कि अनेक पुरातात्विक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राचीन जीवन की जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि आहार से प्राचीन जीवन की जानकारी भी मिलती है। तांबा वगैरह मृद भांड वगैरह उन सब चीजों पे सब ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर प्राचीन जीवन की जानकारी आ जाए तो ये स्टेटमेंट है ना ये घुमा सकता है। चाहे आप है ना छोटे क्लास में अगर में जैसे एग्जाम है सीईटी वगैरह में इनसे अगर नहीं भी पूछे तो ये आरएस में स्टेटमेंट आ सकता है, या कोई टीचिंग की एग्जाम है उसमें आ सकता है। फिर आता है कि ताम्रकांस्य संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र था, वो अपन ने पढ़ ही लिया है। एक यहाँ पे धूलकोट है ना, इसका याद रखना कि धूलकोट नाम से प्राचीन एक टिल्ला मिला है प्रसिद्ध, जो 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसको अघाटपुर बोला गया था। अब बताओ, जो आपकी आहार संस्कृति है ना उसी को 10वीं और 11वीं शताब्दी में अघाटपुर बोला गया है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध प्राचीन टीला मिला है जिसका नाम है आपका धूलकोट। यहाँ से प्राचीन जीवन है ना उसकी जानकारी भी मिलती है। ताम्रकांस्य संस्कृति के प्रमुख केंद्र भी मिलते हैं, उदयपुर में स्थित है, बेडस नदी के किनारे स्थित है, और ये ताम्रवर्ती संस्कृति है ना उसके सभ्यता स्थल है उसके रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि आहार के जो मकान थे ना, आहार सभ्यता के वो किस टाइप के थे, कैसे बने हुए थे। तो यहाँ पे दे रखा है कि पत्थर व मिट्टी से मकान बने हुए थे,
सब जगह ही बनते हैं पत्थर और मिट्टी से। उसके बाद आता है कि बांस व फूस की है ना वहां पे छत होती थी। यानी यहाँ पे एक जो वर्ड है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं जो एक चीज बता रहा हूँ केलों की बनी हुई छत होती थी, इसको याद रख लेना, क्योंकि ये अधिकतर टीचर नहीं लिखाते हैं। अधिकतर टीचर क्या, मैंने तो आज तक देखा नहीं है कि किसी टीचर ने ये वर्ड है ना ये लिखाया हो, केलू। अब ये एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आपसे पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है, जैसे भरतपुर में दर सभ्यता दे रखी है, जबकि दर सभ्यता मेरे को नहीं लगता कि कोई टीचर लिखा रहा है। नौ सभ्यता सब लिखा रहे हैं, नौ सभ्यता भरतपुर, लेकिन दर नहीं लिखा रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी में दर दे रखा है 6 क्लास की एनसीईआरटी में। तो अपने को उसको इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि छत होती थी ना, वो घास फूस सब लिखाते हैं, लेकिन केल्लू का नाम कोई नहीं लिखा था कि भाई यहाँ केल्लू की बनी होती थी। अब यहाँ आते थे कि बांस की जो चटाइयां है ना, उनसे विभाजन होता था। मकान बना लेते थे और बांस की चटाइयां से उनका विभाजन करते थे, मतलब एक हॉल टाइप में हो गया और फिर उसका डिवाइडेशन कर दे, पार्टीशन कर देते थे। 4 से 6 चूल्हों के प्रमाण मिले एक घर से, यानी एक भट्टीनुमा चूल्हा मिला है जिसमें तांबा पिघलाया जाता था। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जो 4 से ये 6 चूल्हे मिले हैं ना, ये यहाँ पे संयुक्त परिवार के संकेत देने वाले बहुचूल्हे मिले, मतलब संयुक्त परिवार है ना, उसके बारे में ये बताते हैं कि आहार सभ्यता में संयुक्त परिवार रहता था या नहीं। तो अगर अपने दिमाग में ऐसे नहीं भी आया ना कि यार रहता था या नहीं रहता था, याद नहीं आ रहा है, तो आपको इतना याद जरूर रखना है कि एक मकान से 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, इसका मतलब आहार में संयुक्त परिवार प्रथा थी। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। यहाँ पे तांबे के औजार है ना, वो बनाने का केंद्र मिला है। भाई एक बात बताओ, जब आपको भट्ठीनुमा एक चूल्हा मिला है जिसमें ये बोला गया है या ये समझा गया है कि यहाँ पे तांबा है उसको पिघलाया जाता था, अब अगर तांबा पिघलाया जाता है तो तांबे के औजार तो मिलेंगे जो अपन ने यहाँ पे पढ़े थे ना। ये देखो, आहार सभ्यता शुरू करने से पहले ये पढ़े थे ना, तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी। ये जब आहार से मिले हैं तो इसका मतलब तांबे का काम है वो जोर शोर से वहां पे होता था, तभी यहाँ पे भट्टी वगैरह मिली है। अब यहाँ देखो आहार की जो विशेषताएं है ना वो क्या क्या दे रखी हैं, उसके अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो उच्च कोटि के चावल मिले हैं, ये याद रखो। एक मिट्टी का चूल्हा मिला है, एक तांबा गलाने के प्रमाण मिले हैं, जो आपकी भट्टी मिली था ना अभी अभी, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई है तांबा गलाने की, उसके बारे में दे रखा है। धातु निर्माण की उन्नत कला है। भाई जब आपको तांबा पिघलाना आ रहा है, तांबे का निर्माण आपको पता है, तांबे से औजार बनाना पता है, इसका मतलब धातु निर्माण तो उन्नत उन्नत कला ही होगी, उन्नत अवस्था में होगा। धातु निर्माण विकसित कला मिली है, मतलब एकदम टॉप लेवल की मिली है। दूसरा, कृषि पशुपालन के प्रमाण मिले, ये याद रखना। आप तांबे तांबे के अंदर या ताम्रवर्ती के चक्कर में और चीजों को भूल जाओगे। ये भी याद रखना कि कृषि और पशुपालन है ना, इसके यहाँ पे प्रमाण मिले। उसके बाद में जो चीजें आ रही है ना कि आहार से प्राप्त वस्तुएं हैं, कि भाई आहार से अपन को मिला क्या क्या, वो तो देखो। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि लाल भूरे मृद भांड है ना ये मिले। ये हर एक सभ्यता में मिलेंगे, आप वो कहीं कहीं काला मिलेगा, कहीं लाल मिलेगा, कहीं काले और लाल मिलेंगे, कहीं चित्रित मिलेंगे, जैसे पेंटेड पेंटेड जो ग्रे होते हैं ये मिलेंगे। आपको इतना याद रखना है कि लाल और भूरा अगर कहीं आ जाए ना तो वो आपका आहड़ में मिला है। दूसरा, यहाँ पे क्या मिला है, दीपक मिला है, तस्तरी मिली है, कटोरियां, कलश, चूड़ियां, 26 किस्म के मणिये मिले हैं, ये याद रखना। 6 प्रकार की तांबे की मुद्रा मिली है और 3 मोहरें मिली हैं। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, यानी 6 किस्म के मणिये, 26 किस्म की मणिये, 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहरें मिली हैं आहार से। धूलकोट से 1951-52 के अंदर जब उत्खनन किया था ना, तो ये सारी चीजें वहां से मिली थी। धूलकोट के बारे में आपने पढ़ाई है, तो वहां से जब खुदाई की ना तो ये सारी चीजें मिली थी। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 तांबे की मुद्रा, 3 मोहरें और 26 किस्म के मणिये मिले हैं आहार से। फिर आता है चूड़ियां और खिलौने मिले हैं, मन के मुद्राएं, मोहरें, ये अपन ने अभी पढ़ी हैं। लाल भूरे मृदभांड विशेष प्रसिद्ध थे। तांबे की मुद्राएं और मोहरें, ये आपको पता होना चाहिए कि तांबे की मिली हैं अधिकतर चीजें। उसके बाद इसके अंदर जो दे रखा है ना कि आहट सभ्यता का अंत है ना वो कैसे हुआ, तो यहाँ देखो ये दे रखा है कि प्राकृतिक कारणों से इस सभ्यता का अंत हुआ। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि प्राकृतिक कारण हुए होंगे। सेफ बच के निकलने का सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है ये, कि ना तो नदी लाओ बीच में, ना मरुस्थल को लाओ, सीधा सीधा बोल दो कि प्राकृतिक कारण सभ्यता सभ्यता को उजाड़ने में प्रमुख रही होगी। बस निकाल दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, अपन उसको पढ़ते रहेंगे और सेफ निकल जाओ, ना प्रमाण देने की जरूरत ना कुछ और। दूसरा ये दे रखा है कि लोग अन्य स्थानों की ओर चले गए होंगे। अब बताओ, ये भी अपन सीधा सीधा खुद ही बोल सकते हो, आप बोल सकते हो ये। यार आपके सामने अगर कोई सभ्यता डेवलप हुई है
या आपके सामने कोई सभ्यता उजड़ के चली गई, तो आप वहां खड़े होकर ये ज्ञान तो दे ही सकते हो कि यार लग रहा है कोई जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, या फिर ये बता सकते हो कि यार लोग पता नहीं यहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए होंगे। तो उत्खननकर्ता आप ही बन गए। उसके बाद में तीसरा दे रखा है कि गिलोंड और भगवानपुरा जैसे नई बस्तियां हैं ना वो बसा ली। ये याद रखना, गिलोंड सब पढ़ते हैं लेकिन भगवानपुरा के नाम है ना वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको ये चीज पढ़नी है कि गिलोंड और भगवानपुरा है ना जैसे नई बस्तियां बसा ली। वो आहड़ से चले गए और इधर जाके नई बस्ती बसा ली, क्योंकि आहड़ में जलवायु परिवर्तन की वजह से जो प्राकृतिक कारणों से सभ्यता है ना उसका अंत हो गया था। मतलब जहाँ पे अपने रहने लायक जब कंडीशन नहीं होती है ना, तो वहां से अपन जाके दूसरी जगह बस जाते हैं। बस यही यहाँ पे बोला कि गिलोंड और भगवानपुरा है ना जैसे नई बस्तियां वो बसा ली। तो ये अपन का यहाँ पे फोर्थ चैप्टर था राजस्थान की सभ्यता का, 6 क्लास का है, तो इसमें इतना नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी दे रखी हैं जो आपको याद करनी चाहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।